बीकॉम फाइनल पेपर सेकंड बैंकिंग एवं फाइनेंशियल सिस्टम। और आज का टॉपिक है नोट निर्गमन की विधियाँ। नोट निर्गमन के संबंध में जो पहला प्रश्न उत्पन्न होता है वह है कि नोट निर्गमन का कार्य सरकार द्वारा किया जाए अथवा बैंक द्वारा। इसके साथ ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि यदि नोट निर्गमन का कार्य बैंक द्वारा किया जाए तो यह कार्य एक बैंक द्वारा किया जाए या एक से अधिक बैंकों द्वारा। इन प्रश्नों का सही उत्तर जानने के लिए हमें इनके गुण दोषों पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। आज सभी अर्थशास्त्री इस बात से सहमत है कि नोट निर्गमन व्यवस्था पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होना चाहिए ताकि वह देश के सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम हो सके। अब जो सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में और बैंक द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में दो तर्क दिए गए हैं वो है, जिसमें से पहला है जन विश्वास। बैंकों की अपेक्षा जनता का सरकार में अधिक जन विश्वास रहता है, क्योंकि सरकार द्वारा नोट निर्गमन की स्थिति में उनके पीछे सरकारी संपत्ति की प्रतिभूति रहती है और सरकार अमरणशील होती है। अतः जन विश्वास बनाए रखने के लिए सरकार को नोट निर्गमन का कार्य करना चाहिए। लाभ का जनहित में प्रयोग, कुशल प्रबंध, मितव्ययतापूर्ण, घातक परिणाम में सुरक्षा, सरकारी हस्तक्षेप। तो ये जो पॉइंट, ये कारण है जो सरकार के पक्ष में नोट निर्गमन के बारे में और बैंक के विपक्ष में। अब जो सरकार द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में और बैंक द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में दो तरह है, उसमें है पहला है मुद्रा प्रणाली में लोच। बैंकों का औद्योगिक एवं व्यापारिक जगत से निकट का संपर्क रहता है, अतः उन्हें देश की मौद्रिक आवश्यकताओं की अधिक विश्वसनीय जानकारी होती है। बैंकों द्वारा नोट निर्गमन में प्रणाली में लोचता बनी रहती है, क्योंकि वे मुद्रा की मांग व पूर्ति में संतुलित बनाए रखते हैं। दूसरा है कुशल व्यवस्था। तीसरा है बैंकिंग नियमों का पालन। सरकार की अपेक्षा बैंक नोट निर्गमन संबंधी बैंकिंग नियमों का अधिक दृढ़ता से पालन करते हैं। चौथा, मौद्रिक नीति विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। पांचवा, लाभ का जनहित में उपयोग। छठा, सरकारी नियंत्रण। यदि बैंक नोट निर्गमन का कार्य करते हैं तो भी सरकार का नोट निर्गमन नीति पर प्रभावी नियंत्रण रहता है। बैंकों को भी सरकारी नीति के अनुरूप ही नोटों का निर्गमन करना होता है। तो ये तर्क है जो सरकार द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में एवं बैंक द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क दिए गए हैं। अब जो नोट निर्गमन की विधियाँ आती है, उसमें पहली विधि है वो है अपने निश्चित विश्वासित पद्धति। इसमें नोट निर्गमन की है, इस पद्धति को मुद्रा नियंत्रण अथवा नोट निर्गमन अधिकारी को यह अधिकार होता है कि वह एक निश्चित सीमा तक बिना धातु कोष रखे नोट निर्गमन कर सकता है। अर्थात इसमें पूर्व निर्धारित सीमा तक नोट निर्गमन के लिए किसी प्रकार का धातु कोष नहीं रखना पड़ता है। यानी कि यह जो विधि है उसमें अधिकारी को यह अधिकार दिया जाता है कि
एक सीमा तक, निश्चित सीमा तक बिना धातु कोष रखे नोट निर्गमन कर सकता है, अर्थात इसमें निश्चित सीमा तक कोई नोट निर्गमन के लिए किसी प्रकार का धातु कोष नहीं रखा जाता है। लेकिन इस निर्धारित सीमा से अधिक नोट निर्गमन करने पर 100% धातु कोष रखना पड़ता है। जितनी राशि का मुद्रा का निर्गमन करने मुद्रा का निर्गमन धातु कोष के बिना किया जाता है, उनके पीछे सरकारी प्रतिभूतियों की आड़ रहती है। सन 1844 में इंग्लैंड के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत इस पद्धति को अपनाया गया था। प्रारंभ में इसमें निश्चित विश्वासरहित सीमा 140 लाख पाउंड निश्चित की गई थी, जिसे 1878 में बढ़ाकर 7,000 लाख पाउंड कर दिया गया। भारत में यह पद्धति 1861 से 1920 तक प्रचलन में रही। इसके अतिरिक्त जापान, नॉर्वे, इटली, फिनलैंड में भी यह पद्धति अपनाई गई थी। अब इसमें भी जो गुण है इस पद्धति के, वो है जनता का विश्वास। इसमें जनता का इस पद्धति में नोट निगमन के लिए एक निश्चित सीमा के पश्चात 100% धातु कोष रखना अनिवार्य। एक निश्चित सीमा तक नोट निगमन के पीछे सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी जाती है, इसमें जनता का विश्वास बना रहता है। दूसरा है मुद्रा प्रसार का भय। इसमें निश्चित सीमा के से अधिक नोट निगमन करना कठिन कार्य हो जाता है, तो इस कारण मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता है। अब इसके जो दोष है वो है लोच का अभाव। इसमें 100% धातु कोष रखने से ये लोच का अभाव पाया जाता है। अधिकतम सीमा एक बार निर्धारित करने पर उसमें बार बार परिवर्तन करना कठिन होता है, इसलिए भी लोच का अभाव इसमें पाया जाता है। यह पद्धति व्ययशील होती है। यह पद्धति बहुत खर्चीली पद्धति है, क्योंकि धातु कोषों की आड़ रखने के लिए कारण उनका अन्यतर प्रयोग संभव नहीं होता है। तीसरा, असुविधाजनक। यह पद्धति केवल उन्हीं देशों के लिए उचित है जिनके पास पर्याप्त मात्रा में श्रम भंडार है। निर्धन देशों के लिए यह पद्धति अव्यावहारिक एवं असुविधाजनक भी होती है। अधिकतम सीमा निर्धारण में कठिनाई। अर्थव्यवस्था में भारी परिवर्तन होते रहते हैं, जिनके कारण विश्वासरहित सीमा निश्चित करना कठिन होता है। व्यवहार में मुद्रा की मांग के अनुसार इस सीमा में बार बार परिवर्तन करने पड़ते हैं। यह तो हो गई अपनी निश्चित विश्वासरहित पद्धति। दूसरी जो है अधिकतम विश्वासरहित पद्धति। इस पद्धति में सरकार द्वारा कानून बनाकर नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित कर दी जाती है। इस सीमा तक नोट निर्गमन के लिए कोई धातु कोष नहीं रखना पड़ता, परंतु इस सीमा से अधिक नोट निर्गमन करने का अधिकार किसी भी स्थिति में नहीं होता है। इस पद्धति में नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा निश्चित करते समय देश की औद्योगिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। यह पद्धति सन 1870 से 1928 तक फ्रांस में प्रचलित रही है। सन 1937 में शाही आयोग ने ऑस्ट्रेलिया में इस पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया। इंग्लैंड में भी मैकमिलन समिति ने इस पद्धति को अपनाने का सुझाव दिया था। अब इसके गुण है वो है बहुमूल्य धातुओं की बचत।
इसमें बहुमूल्य धातु रखने नहीं पड़ते हैं और धातु कोशों को अनिवार्यता न होने से बहुमूल्य धातुओं का अन्यत्र उपयोग संभव होता है। दूसरा है लोचशीलता। लोचशीलता में सरकार देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मुद्रा निर्गमन की अधिकतम सीमा निर्धारित करती है। यह सीमा मुद्रा की वर्तमान आवश्यकता से कुछ अधिक ही निश्चित की जाती है। इस सीमा तक मुद्रा की मात्रा में कमी वृद्धि करने के लिए निर्गमन अधिकारी को कोई कठिनाई नहीं होती है, इसलिए ये लोचशीलता भी इसमें पाई जाती है पद्धति में। तीसरा है मुद्रा प्रसार का भय नहीं। इस पद्धति में मुद्रा प्रसार का भय इसलिए नहीं होता क्योंकि निश्चित सीमा से अधिक नोट निर्गमन करना किसी भी स्थिति में संभव नहीं होता। अब इसके जो दोष है वो है लोच का अभाव। इस पद्धति में लोच का अभाव इस प्रकार पाया जाता है कि एक निश्चित सीमा से अधिक नोट निर्गमन करना संभव नहीं होता है, चाहे सरकार को मुद्रा की कितनी आवश्यकता क्यों न हो। इसलिए इसमें लोच का अभाव पाया जाता है। दूसरा, मुद्रा प्रसार का भय। इस पद्धति में उनकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने पर मुद्रा प्रसार की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है दुरुपयोग का भय। दुरुपयोग का भय इस प्रकार होता है क्योंकि इस व्यवस्था में अधिकतम सीमा निर्धारित करने का अधिकार सरकार के पास रहता है। अनेक बार सरकार अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस सीमा में वृद्धि करती रहती है, जिससे इसके दुरुपयोग का भय बना रहता है। चौथा है अधिकतम सीमा निर्धारण में कठिनाई। अधिकतम सीमा निर्धारण में कठिनाई। यदि नोट निर्गमन की अधिकतम सीमा वास्तविक मौद्रिक मांग की तुलना में कम या अधिक निर्धारित हो जाती है तो मुद्रा संकुचन व मुद्रा प्रसार की स्थिति उत्पन्न होने का खतरा हो जाता है। इसलिए अधिकतम सीमा निर्धारण का कोई सुनिश्चित आधार नहीं होता है। अब जो तीसरी जो पद्धति है वो है आनुपातिक कोष पद्धति। इस पद्धति में नोट निर्गमन के पीछे 100% धातु कोष नहीं रखा जाता, बल्कि निर्गमन मुद्रा के एक निश्चित प्रतिशत तक धातु कोष रखा जाता है। शेष भाग के लिए सरकार प्रतिभूतियाँ, व्यावसायिक बिल आदि रखे जाते हैं। धातु कोष का प्रतिशत अधिकतम अधिनियम द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे यदि 100 करोड़ रुपए की मुद्रा का निर्गमन करना हो और अधिनियम में 30% कोष रखने की व्यवस्था हो तो 30 करोड़ रुपए के धातु कोष व शेष 70 करोड़ रुपए के लिए सरकारी प्रतिभूतियाँ रखी जाएगी। यह सन 1875 में जर्मनी में इसे अपनाया गया। इसके बाद 1928 में अमेरिका ने इस पद्धति को अपनाया। भारत ने हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर 1935 में इसे अपनाया गया और सन 1956 में इसका परित्याग कर दिया गया। यानी कि भारत ने भी इसको हिल्टन यंग कमीशन के सुझाव पर अपनाया, 1935 में अपनाया और सन 1956 में इसका परित्याग कर दिया। अब इस पद्धति में जो गुण है वो है लोचशीलता। दूसरा परिवर्तनशीलता। इस पद्धति में नोट निर्गमन के पीछे एक निश्चित प्रतिशत धातु कोष रखना अनिवार्य होता है, अतः धातु मुद्रा को धातुओं में बदलने की गारंटी दी जाती है। तीसरा है जन विश्वास।
कुछ मात्रा में धातुकोष रखकर परिवर्तनशीलता की गारंटी देने से मुद्रा व्यवस्था में जनता का विश्वास बना रहता है। मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता इसमें चौथा। और पांचवा है मितव्ययता। चौथा है मुद्रा प्रसार का भय नहीं रहता और ये मितव्ययता यह पद्धति तुलनात्मक रूप से कम खर्चीली है क्योंकि इसमें 100% धातुकोष नहीं रखने पड़ते हैं। अब इसके दो दोष है वो है मुद्रा की मात्रा कम करना कठिन। इस पद्धति में जो सबसे बड़ा दोष आता है वो है मुद्रा की मात्रा कम करना कठिन, क्योंकि इस पद्धति में मुद्रा का प्रसार करना तो सरल है किंतु मुद्रा संकुचन में काफ़ी कठिनाई होती है। धातुकोष में थोड़ी सी कमी करने पर उसमें कई गुना पत्र मुद्रा कम करनी पड़ती है। इस प्रकार मुद्रा की मात्रा कम करना कठिन होता है। खर्चीली पद्धति, यह खर्चीली पद्धति होती है क्योंकि इसमें भी एक निश्चित अनुपात में रखे गए धातुकोष बेकार पड़े रहते हैं जिन्हें अन्य कार्य में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। परिवर्तनशीलता मनोवैज्ञानिक भ्रम होता है। परिवर्तनशीलता मनोवैज्ञानिक भ्रम कैसे है इसमें, क्योंकि इसमें इस पद्धति में मुद्रा की परिवर्तनशीलता की गारंटी देना काल्पनिक एवं अव्यवहारिक है क्योंकि मुद्रा निर्गमन के पीछे 100% धातुकोष में नहीं रखे जाते हैं। यदि सरकार थोड़ी मात्रा में भी पुत्र मुद्रा को धातुकोष में बदलने लगे तो धातुकोष समाप्त हो जाएंगे और आगे परिवर्तनशीलता बनाए रखना संभव नहीं होगा। इसलिए परिवर्तनशीलता की गारंटी एक मनोवैज्ञानिक भ्रम ही होता है। तो अब इसमें जो इसके जो दोष है वो 3 है। मुद्रा की मात्रा कम करना कठिन, दूसरा है खर्चीली पद्धति और तीसरा है परिवर्तनशीलता मनोवैज्ञानिक भ्रम। तो इसमें जो सवाल बनता है वो है नोट निर्गमन की आनुपातिक कोष पद्धति के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए।